नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है एजुलॉजी। वीडियो की सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी बुक्स। और एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ाने का वो तरीका है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से लेके 12 तक की सभी बुक्स के चैप्टर वाइज मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उन्हीं 5 से 10 क्वेश्चन में आपको 10 से 20 या हो सकता है 30 क्वेश्चन भी तैयार करने को या याद करने को मिलेंगे। जी हां, बहुत ही स्पेशल और शॉर्ट मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो मेमोरी में एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के तरीके हैं वो बिल्कुल ही बदल के रख जाएंगे और आप इन क्वेश्चंस को परमानेंट अपनी मेमोरी में सेट कर पाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड या और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आप बहुत सारी वीडियोस के प्रति अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय रहते मिल सके। इसके अलावा यदि आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। डियर लर्नर्स, तो चलिए हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे होंगे साइंस क्लास 6। ये है साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैं अपनी वीडियोस को बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं जितना प्रयास हो पाएगा उतना कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि प्रतियोगिता के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो ये है कि पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है निष्पावन, जिसे हम कहते हैं विनोइंग। क्या कहते हैं? विनोइंग। ठीक है। सेकंड है निस्तारण, जिसे हम कहते हैं डीकैंटेशन। डीकैंटेशन। ठीक है भाई। निशंदन, जिसे हम फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो ये 3 है पदार्थों के पृथक्करण करने की विधियां। अब इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से पृथक्करण की विधि या विधियां हैं। अब तीनों ही हमें तो विधियां जो है, मैंने आपको बताया कि पृथक्करण की तीनों ही विधियां, विनोइंग हो सकती है, डीकैंटेशन हो सकता है और फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर इसमें बात करें थोड़े से नोट्स बनाने की, तो इसमें आप देख लीजिए कि निष्पावन यानी विनोइंग, निस्तारण यानी डीकैंटेशन और निशंदन यानी फिल्ट्रेशन, तीनों ही मिश्रणों से यानी जो मिक्सचर्स हैं उनसे अवयवों को यानी एलिमेंट्स को पृथक्करण यानी सेपरेशन करने की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, जिसे हम हैंड पिकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग भी कहते हैं, उसे हस्तचयन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक और विधि जिसे हम चालन या सीविंग भी कहते हैं, SIEVING, सीविंग। ठीक है। और इसके बाद अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये भी क्या है? मिश्रणों से यानी मिक्सचर से अवयव यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको अवयव अलग करने की यानी सेपरेट करने की। वाष्पन, जिसे हम इवोपरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपरेशन। ठीक है। इतनी सारी विधियां, मैंने 7 से 8 विधियां आपको बता दी हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 ऊपर दे ही रखी हैं, निष्पावन, निस्तारण और निशंदन यानी विनोइंग, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। इसके अलावा मैंने बताया आपको हैंड पिकिंग, ये रहा। उसके बाद बताया मैंने सीविंग, उसके बाद बताया आपको सेडिमेंटेशन, इवापोरेशन। ठीक है। 7 विधियां हो गई टोटल। तो ये सारी क्या हैं? सभी पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उनमें कौन सी पृथक्करण की विधियां हैं, तो हमारे हिसाब से जो है तीनों पृथक्करण की विधियां हैं। तो आप आंसर हो जाएगा हमारा क्या भाई? 1, 2 और 3। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो बना वो कह रहा है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है, क्या पूछा है? सही नहीं है। पहला है कि किसी मिश्रण के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निशंदन प्रक्रियाओं द्वारा
पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। ये कण नहीं है भाई, कण है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये कण है। भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। ठीक है। द्रव यानी लिक्विड तथा उसमें अविलेय अनसोल्यूबल पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और आगे कह रहा है कि वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में इसने चर्चा की और अभी हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा कथन आपके हिसाब से या किताब में जो दिया है वो सही नहीं है। तो देखिए एक एक का मैं अलग से आपको तसल्ली से हर चीज समझाऊंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। जैसे चालन प्रक्रिया इसमें दी है। देखिए फर्स्ट में दी है उपयोग चालन तत्व निस्यंदन पूछा है। तो चालन प्रक्रिया यानी छलनी जो होती है, चालन प्रक्रिया में छलनी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सीविंग कहते हैं। तो छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं कि बड़े कण को छानकर अलग कर लिया जाता है। जैसे आप छलनी से कुछ चीज छानोगे तो जो बड़े कण होंगे वो छन के एक तरफ हो जाएंगे। जो छोटी है मतलब महीन है, महीन का मतलब होता है छोटी, अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, निस्यंदन कहते हैं। ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, अमाप में अंतर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। इस कड़ी में अगर बात करें तो मिश्रण में जब जल मिलाएंगे तो जो भारी अवयव हैं, भारी एलिमेंट्स हैं, वो तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। पहली चीज समझिए, यदि मिश्रण में जल मिलाने पे भारी अवयव जो हैं वो तली में बैठ जाने के प्रक्रम जो होती है प्रक्रिया, उसे क्या कहेंगे हम, अवसादन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवसादन कहेंगे। ठीक है। और जो अवसादित मिश्र है मतलब अवसादन हो गया, प्रक्रिया पूरी होगी, उसके जो मिक्सचर है उसको बिना हिलाए जल को जो है मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहेंगे, निस्तारण कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। ये कह रहा है कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। जबकि अवसादन क्या है, अवसादन कहता है कि जब मिश्रण में जल मिलाएं और उसके भारी कण जो है नीचे बैठ जाएं, वो होता है अवसादन। तो दर और उसमें तीसरा और चौथा जब पहला गलत हो गया तो तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, विलयन मतलब जो मिली हुई चीजें है ना, सॉल्यूशन है, ऐसा विलयन सॉल्यूशन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल। इसकी अगर बात करें तो जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकी उस विलयन को क्या कहते हैं हम, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संतृप्त विलयन। मतलब पूरा तृप्त हो गया वो, इसीलिए उसका नाम क्या रखा, संतृप्त विलयन रख दिया। ठीक है, पूरा विलय हो गया, उससे अधिक उसकी मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो उसे क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो पांचवा चैप्टर था उसमें मुझे 3 ही क्वेश्चन लगे जो काम के थे। अभी चैप्टर नंबर 6 पे आ गए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस जो कड़ी में आपको चला रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है, इसमें वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन से ही 3 या 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हैं हम, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। उसमें क्या क्या है, देखिए क्या कह रहा है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में, लोहे का फलक है उसमें वलय मतलब रिंग में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, ये इसने पूछा है। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए क्या कह रहा है, उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, या उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको समझने के लिए आपको ध्यान से चीजें देखनी होंगी। देखिए क्या होगा,
कह रहा है कि यदि औजारों में लोहे के जो फलक में एक वलय होता है, लोहे का जो फलक है उसमें एक रिंग होगा, उसमें क्या है लकड़ी के हत्थे को फंसा देना है, फंसा दिया जाए। जनरली इस जो रिंग है इसका जो आमाप है, जो परिमाप है, वो लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है। लकड़ी का जो हत्था होगा उसके घेरे से थोड़ा छोटा होगा। छोटा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? छोटा होने से वो आसानी से हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं। वलय मतलब रिंग को गर्म करते हैं, गर्म कर लिया जाए। गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्ता जो है वो आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, और जब वो रिंग ठंडा होगा, जब वो रिंग ठंडा होगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे हत्थे पर कस जाता है। मतलब आपके जो लकड़ी का हत्था है उस पर क्या होगा, वो कस जाएगा। तो इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग जो है बैलगाड़ी के लकड़ी के जो पहिए होते हैं उन पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जो बैलगाड़ी के रिम के पहिए हैं ना, बैलगाड़ी के रिम के पहिए हैं, उनके लोहे के रिम के जो हैं उनको लोहे के रिम को कसने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें पूछ क्या रहा है वैसे वो, कि भाई उसका आकार क्या हो जाता है, वलय में क्या परिवर्तन होता है? तो वलय में परिवर्तन होगा, उसका आकार बड़ा हो जाता है। उसका आकार क्या होगा भाई, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ताकि वो फैल जाएगा और जैसे वो सिकुड़ेगा तो सख्त हो जाएगा, और सख्त होने से उसका क्या है, जो जिसके ऊपर वो फंसाया गया उसको कस लेगा। समझ में आ गया होगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। निम्नलिखित पर विचार करिए, क्या क्या है? कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। ये चार उसने चीज दी है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्स्ड। क्या होता है? रिवर्स। इसका मतलब हुआ रिवर्स कर देना। मतलब कौन से ऐसे परिवर्तन है जिनको रिवर्स किया जा सकता है? तो देखिए, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी रिवर्स किया जा सकता है, और कुछ को नहीं। कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन रिवर्स नहीं किए जा सकते। देख लो, कागज जल गया और उसको वापस कागज बनाया जा सकता है? नहीं। दूध की दही बन गई तो दही का दूध बनाया जा सकता है? नहीं। लेकिन नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना रिवर्स किए जा सकते हैं, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद परिवर्तन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, क्या है कि कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल दिया, वहां तक ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं, उसको दोबारा ब्रेक कर दो, तोड़ दो, और वो वापस आपकी मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। ठीक है। नमक को पानी में घुलना, इसको अलग अलग करने का जो विधि मैंने पृथक्करण की समझाई, उससे आप अलग अलग कर सकते हो। लेकिन एक बार मिट्टी के बर्तन उसने बना लिए और फिर आग में सेक दिए, मिट्टी की भट्टी के जो बर्तनों की भट्टी है उसमें सेक दिए, उसके बाद वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। तब इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन रिवर्स किए जा सकते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, कौन कौन से रिवर्स किए जा सकते हैं। कागज का जलना नहीं किया जा सकता, कागज का जलना नहीं किया जा सकता, दूध का दही बनना नहीं किया जा सकता, नमक का पानी में घुलना किया जा सकता है, और बर्तन के ढेर को मिट्टी में बदलना ये भी किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हमारे 3 और 4 बचते हैं। तो इसमें कई ऑप्शन है 3 और 4? जी हाँ, डी में है केवल 3 और 4। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, केवल 3 और 4। ठीक है, आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़, अगला पेज है। अब आगे चैप्टर नंबर 7। एक चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? चैप्टर सब नंबर 7 का जो नाम है वो है पौधों को जानिए, नो योर प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स के बारे में बात होगी इसके, सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विभिन्न भागों में, है ना, जो भी भाग होते हैं उसके, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए क्या क्या है। एक है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, ये स्त्री केसर है। यहाँ पे क्या है? स्त्री केसर है, और मूलांकुर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है। तो नीचे क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सा आपके हिसाब से ऐसा है जो उसका भाग नहीं है? तो देखिए, जो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है और स्त्रीकेसर है, ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये स्त्रीकेसर के भाग हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर, ये तो हो गए सारे किसके भाग हो गए भाई? पुष्प के विभिन्न भाग हो गए, विभिन्न भाग हो गए। लेकिन इसके अलावा भी क्या है, जैसे परागकोश और तंतु, ये पुंकेसर के भाग हैं। परागकोश और तंतु
ये पुंकेसर के हो गए, और वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड ये स्त्रीकेसर के भाग हो गए। तो इसी तरह से बीज के जमने के समय जो भाग मूलजय या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन बचता है वो किससे संबंधित है? बीज से। ये निकलता कब है? कह रहा है कि बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। ठीक है, तो मूलांकुर किससे संबंधित हुआ? बीज से संबंधित हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है, मूलांकुर किससे संबंधित है भाई? बीज से संबंधित है। ठीक है, ये सारे आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सिर्फ हमारा क्या बचा? 5 बचा। तो 5 हमारा ऑप्शन सही जो है उसका भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब पत्तियां आ गई। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जाली का रूप यानी नेट रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में प्रणवृंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं, और पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। अब इसमें देखिए, जो ए, बी और सी हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप जो है शिरा विन्यास कहलाता है। एक क्वेश्चन तैयार, पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। ये किस रूप में होता है? ये जाली का रूप में अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में प्रणवंत और फलक होते हैं। फलक और प्रणवंत कहाँ होते हैं? पत्ती में होते हैं। एक क्वेश्चन और तैयार, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। तो पत्तियों को मंड संश्लेषित करने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? सूर्य का प्रकाश। एक और क्वेश्चन तैयार। तो पहला ए, बी और सी हो गया सही। लेकिन डी में क्या कह रहा है? पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, ये कह रहा है। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि पत्तियां जो है वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। इसलिए वो उल्टा बोल रहा है कि पत्तियां जो हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या करती हैं पत्तियां? वो तो जलवाष्प ग्रहण करती ही नहीं, बल्कि वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसमें बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित कर देती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हुआ वो कह रहा है कि कथन सही नहीं है। तो कथन सही डी नहीं है। डी जो है वो गलत है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कह रहा है तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने मतलब जो रूट्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तना जल एवं खनिज को पतली नलिका और जो पक्षियों है, ये गलत लिखा है, एक्चुअली होना चाहिए क्या? पतली नलिका और द्वारा पत्तियों, ये क्या है? पत्तियों। ठीक है, पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। अब पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, क्या है? कौन सा कथन सही है। तो इस हिसाब से जो तना है उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊपर वाले जो दोनों कार्य हैं उन्हें निभाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें क्या क्या हो सकता है? तने अनेक प्रकार के होते हैं, कठोर हो सकते हैं, मुलायम हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। और जो वृक्षों के तने हैं वो कठोर होते हैं। वृक्षों के जो तने हैं, सिंपल सी बात है, जितने बड़े पेड़ होंगे उनके तने उतने ही जो है कठोर होंगे, टफ होंगे। और कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? विसर्पी लता कहते हैं। जो खड़े तो नहीं हो पाते लेकिन जमीन पर फैल जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। और कुछ पौधे आरोही भी कहलाते हैं। कुछ पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले जो दोनों सेंटेंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जड़। अब आगे जड़ की बात। तो जड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ठीक है,
और जलिका रूपी शिराविन्यास पिछले क्वेश्चन में आया था। जलिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान हमने रखना है क्वेश्चन पे, हमेशा पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन है उसमें कह रहा है कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, बिल्कुल सही है, और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। भाई जड़ों से ही तो मजबूती से खड़े रहते हैं वो, तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो गया। लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है कि जड़ें मूसला जड़ें और शिराविन्यास वाली रेशेदार की बात कर रहा है। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, जिसे हम जखड़ा जड़ भी कहते हैं। जड़ कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, एक रेशेदार जड़ और दूसरी मूसला जड़। ठीक है, दोनों जड़ें होगी। तो जलिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। मतलब इसने जो रेशेदार लिखा है वो क्या होती है? मूसला होती है। जो जलिका रूपी शिराविन्यास की पत्तियों वाले पौधे हैं उनकी जड़ें कौन सी होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, और समांतर शिराविन्यास वाले पौधों की जो जड़ें हैं वो रेशेदार होती हैं। इसने क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया, इसके उल्टा लिख दिया, इसलिए कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? सिर्फ एक सही रह जाएगा, जिसमें हमें ए सही मिल रहा है, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़ के बारे में एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कितना कंफ्यूज करेगा, देखना आप भी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? सारे आपको जड़ लगेंगे, गाजर, मूली, आलू और सलजम। ठीक है, यदि पढ़ा है आपने तो आसानी से लगा पाएंगे, नहीं तो उसको समझने का तरीका क्या है कि आलू जो है वो क्या होता है? तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है। ठीक है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टेपियोका, क्या क्या? मूली, गाजर, सलजम, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनमें से जड़ कौन सा नहीं है? आलू नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें कौन सा सबसे आवश्यक चीज है उसके बारे में ये पूछ रहा है। देखिए क्या क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। और पूछ क्या रहा है कि नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो, चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार और पाँच। देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है, पत्तियां जो है प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ यानी क्लोरोफिल जिसे कहते हैं। एक तो हो गया क्या 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 चीजें होती हैं? प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दो चीज हो गई, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जल मतलब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो चार चीज होगी, प्रकाश होगी, क्लोरोफिल हो गया, H2O होगी और CO2 होगी। ठीक है, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे और इस्तेमाल किसका करेंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन क्या होगी? वो निष्कासित होती है। जब वो भोजन बनाती है अपना तो O2 जो है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन को बाहर निकलती है। तो पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जिसमें जो है क्या इस्तेमाल नहीं हुआ है? वो 3 नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, ना कि इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेंगे 3 किसमें नहीं है। तो 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि 1, 2 और 4, 5 का इस्तेमाल करती हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहीं तक था। यहीं तक था। 6 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन, 6, 2, 8 और 3, 11, टोटल 11 क्वेश्चन आपको मिले और 3 चैप्टर आपके कवर हो गए। यही मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ वही डिक टू दी पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका समय भी बर्बाद ना हो और चीज़ें आपके माइंड में जो है वो परमानेंट घर करें। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार पढ़ लिया और बार बार जो है आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। एनसीईआरटी
एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी जो है कंपटीशन से रिलेटेड वस्तु है कि इसको आप कभी दरकिनार नहीं कर सकते, कभी इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। और हर चीज़ फिक्स है एनसीईआरटी की, कुछ भी चेंज नहीं हो रही। जो चीज़ें लिखी गई, जो चीज़ें पढ़ी गई, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जामिनर हमेशा वहीं से उठाता है और एग्जाम के जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें रख देता है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई करी जा सकती हैं, तो वो कोशिश कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन के अनुसार आपको वहीं के वहीं बता दूं कि भाई इस क्वेश्चन में ये चीज़ मॉडिफाई करके वो पूछ सकता है। उससे आपको फायदा क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। दूसरा, अलग से चैप्टर या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जितना बेटर हो सके पढ़ा सकूं। चलिए अब यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको फिर वही बोलूँगा, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। जो लोग एनसीईआरटी या कंपटीशन से रिलेटेड हैं और फिलहाल कुछ सीखना चाह रहे हैं सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट मेथड से, तो उन दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।